Hello everyone. Today we will discuss MCQ on electromagnetic field theory part 2. पार्ट 1 में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. नाउ उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 31 इज द डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. वेक्टर H, वेक्टर E एंड H, वेक्टर E क्रॉस H. हमें पता है इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. ठीक है भाई, यानी कि ये अगर वेव है, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड डायरेक्शन में होगा. तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है, अगर आप इसकी बात करोगे तो आपको देखोगे कि अगर आप y क्रॉस j करते हो, y क्रॉस z करते हो, तो आपको क्या मिलता है? x मिलेगा. यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ y एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ z गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि x डायरेक्शन दे रहा है. तो यानी कि y डायरेक्शन में क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड, और z डायरेक्शन में क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन x. क्लियर है भाई? तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाइवर्जेंस J इज फ्रीक्वेंटली नोन एज पॉइजन इक्वेशन. हमें पता है कि पॉइजन इक्वेशन क्या होती है? पॉइजन इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर बी इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यानी कि ये पॉइजन इक्वेशन नहीं है. लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? लाप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0. यानी कि ये लाप्लास इक्वेशन भी है. कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करें तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? डाइवर्जेंस J प्लस डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू 0. यानी कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन भी नहीं है. लेकिन यहां पर क्या कह रहा है वो? कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी करंट. स्टेडी करंट के लिए चार्ज क्या होता है आपका? इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है. स्टैटिक फील्ड के लिए या स्टेडी करंट बोलते हैं, तो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. तो डेल रो ओवर डेल टी की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी? 0. तो यहां पर जब आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हो स्टेडी करंट के लिए, तो आपको क्या मिलता है? डाइवर्जेंस J इक्वल टू 0. और डाइवर्जेंस J को क्या लिखते हो? डॉट प्रोडक्ट. तो डेल डॉट J इक्वल टू 0. यानी कि इट इज द डाइवर्जेंस J इक्वल टू 0 द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी करंट. तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कूलाम पर मीटर स्क्वायर. चार्ज पर यूनिट एरिया इज द डेंसिटी. ठीक है भाई. तो यूनिट क्या हो जाती है हमारी? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए यूनिफॉर्म प्लेन वेव इज वन इन विच E and H are perpendicular, E and H lies in a plane, E dot H equal to 0, E cross H equal to 0. यानी कि एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव कौन सी होती है? जिसमें E और H लाइज इन ए प्लेन, जिसमें दोनों के दोनों एक ही प्लेन में लाइज करते हैं, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव. तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, J इक्वल टू सिग्मा E इज नोन एज. तो J इक्वल टू सिग्मा इज द ओम्स लॉ. किसको रिप्रेजेंट करता है? ओम्स लॉ है. तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है भाई. अगर हम बायो-सैवरेट लॉ की बात करें तो बायो-सैवरेट लॉ क्या कहती है? मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. एम्पियर लॉ की बात करें तो एम्पियर लॉ क्या हो जाती है हमारी? एम्पियर लॉ होती है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. कूलाम लॉ, कूलाम क्या होती है? फोर्स इक्वल टू 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट या के बोल दें, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ओम्स लॉ इज द J इक्वल टू सिग्मा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू, डेल का मतलब क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ, डेल क्रॉस का मतलब हो गया कर्ल ए, इक्वल टू, हमें पता है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी भी वेक्टर का आप पहले कर्ल लो फिर उसका डाइवर्जेंस लो तो आपको हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा किसी भी रीजन में। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर लॉ इज वैलिड ओनली इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डज नॉट चेंज विद टाइम, ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद टाइम, इन बोथ। तो मैक्सवेल ने जो एम्पियर लॉ को मॉडिफाइड किया था, मॉडिफाइड करके दिया था कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। तो इट इज वैलिड फॉर टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट बोथ फील्ड। क्लियर है भाई, तो इन अबव सिचुएशन बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर राइट, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैक्सवेल इक्वेशन E डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी डी एस इज द स्टेटमेंट ऑफ, किसका स्टेटमेंट था, E डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी इज द स्टेटमेंट ऑफ फैराडे लॉ। किसका स्टेटमेंट था ये, फैराडे लॉ का, क्योंकि फैराडे लॉ हमारी क्या कहती है, फैराडे लॉ कहती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस एंड इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है भाई, E की वैल्यू कितनी होती है हमारी, E इक्वल टू होता है E डॉट डी एल माइनस डी ओवर डी टी, 5 इक्वल टू कितना होता है मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट डी एस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है इंटीग्रेशन E डॉट डी एल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डेल बी ओवर डेल टी डी एस। ठीक है भाई, तो राइट ऑप्शन इज द फैराडे लॉ, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज ड्यू टू, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बोथ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट करंट उन रीजन में प्रोड्यूस होती है जहां पर चार्ज नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब टाइम के साथ साथ चेंज होता है वहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट करंट मिलती है। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर। तो हमें पता है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये वी एक्स डायरेक्शन में मोशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड डायरेक्शन में होगा। बट फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। याद रखना किन्हीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन उनके बीच में अगर फेज डिफरेंस की बात करें, डेल्टा फाई की बात करें, तो वो 0 होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉइंटिंग वेक्टर फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू। हमें पता है अगर हम पॉइंटिंग वेक्टर की बात करें तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम कैपिटल P और कैपिटल S से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है E क्रॉस H, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर गिव्स द पॉइंटिंग वेक्टर, और एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया इनटू पर यूनिट टाइम। पॉइंटिंग कहता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट कैरीड एनर्जी,
यानी कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम जितनी ट्रांसमिटेड होती है उसे हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर। पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया इज द पॉइंटिंग वेक्टर, और इसकी यूनिट कितनी होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर, इट इज द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो मैथमेटिकली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज द पॉइंटिंग वेक्टर। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंटिंग वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोलराइजेशन होता है, और पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताता है, डेफिनेशन क्या कहती है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। तो P गिव्स द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द inconsistency of continuity equation for time varying field was corrected by Maxwell and the correction apply for। तो मैक्सवेल ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करके किसको मॉडिफाइड किया था, एम्पियर लॉ को। एम्पियर लॉ को मॉडिफाइड करके उसने दिया था कर्ल H इक्वल टू J प्लस JD। जब एम्पियर लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या आया, कर्ल H इक्वल टू J, एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड। स्टैटिक फील्ड के लिए ही वैलिड थी, जैसे ही डायनेमिक फील्ड आए जो टाइम पे डिपेंड करने लगे, दिस इक्वेशन फेल। तो इसको मॉडिफाइड किया मैक्सवेल ने, और उसने जेडी की वैल्यू दी डेल डी ओवर डेल टी, और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बात करें तो आईडी की वैल्यू दी एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई ओवर डेल टी। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी कितनी होती है हमारी, हाफ इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर टीबी। मैग्नेटोस्टैटिक्स एनर्जी कितनी होती है, यूएम इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन म्यू नॉट एच स्क्वायर डीबी। अगर हम इसे डी की टर्म में लिखें तो डी की टर्म में कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन डी स्क्वायर बटे अपॉन एप्सिलॉन नॉट डीबी। इसे बी की टर्म में लिखें तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट टीबी, क्योंकि हमें पता है डी इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ई, और बी इक्वल टू कितना होता है आपका, म्यू नॉट एच। तो हम इनको चेंज कर देंगे। टोटल एनर्जी किस किस की टर्म में दी है, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो किस किस की टर्म में दी है इन्होंने, ई की टर्म में और बी की टर्म में। तो किस किस की टर्म में हो गई आपकी, ई की टर्म में ये हो गई, ये प्लस ये। तो ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंटिंग वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। हमें पता है पॉइंटिंग वेक्टर P इक्वल टू होता है हमारा E क्रॉस H, लेकिन यहां पर B की टर्म में दिया हुआ है तो B इक्वल टू होता है आपका म्यू नॉट H। तो H इक्वल टू हो जाएगा आपका B अपॉन म्यू नॉट। तो पॉइंटिंग वेक्टर P इज इक्वल टू E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर करंट इज। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है हमारी, डाइवर्जेंस J प्लस डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड फॉर ए परफेक्ट कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट करती है, बट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट
नहीं करती। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज किसी भी कंडक्टर में कितनी होती है? 0 होती है। तो इसके लिए वैलिड कंडीशन कौन सी हो गई? dn इक्वल टू 0, ये भी रॉन्ग हो गई, ये भी रॉन्ग हो गई, इनफाइनाइट भी रॉन्ग हो गई, लेकिन ps सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंटिंग वेक्टर हैज द डायमेंशन ऑफ। पॉइंटिंग वेक्टर की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो कितनी होती है? वाट पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्या होता है? पावर अपॉन एरिया। तो पावर वाट और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोलराइजेशन किसकी डायरेक्शन में होता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कितनी स्टोर होती है? हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर, या हाफ म्यू नॉट किसी मीडियम की बात है तो हाफ म्यू एच स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पॉइंटिंग वेक्टर इज एसोसिएटेड विथ। पॉइंटिंग वेक्टर किसके साथ एसोसिएटेड होता है? फ्लक्स इन मैग्नेटिक फील्ड, पावर फ्लो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, करंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो पावर फ्लो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड को कौन बताता है? पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है? एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या पावर पर यूनिट एरिया इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन आर इक्वल टू 4। ठीक है, तो वेलोसिटी पूछिए, क्या गिवन है? एप्सिलॉन आर गिवन है 4। वी नो दैट एन, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, किसके बराबर होता है आपका? रूट एप्सिलॉन आर। और एन इक्वल टू कितना होता है आपका? सी अपॉन बी। तो सी अपॉन बी इक्वल टू रूट एप्सिलॉन आर। तो v इक्वल टू सी अपॉन रूट एप्सिलॉन आर। सी की वैल्यू आपको पता ही है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी है इस क्वेश्चन में 4, तो कितना हो जाता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2, तो इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1.5 इंटू 10 टू द पावर, यहां पर ये पावर में 8 है, ये भी ऊपर पावर में 8 है, यहां पर भी पावर में ऊपर 8 है, और ये भी पावर में ऊपर 8 है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यूटी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।